हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 23वां दिन है, ठीक है दोस्तों। और आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न। और सभी प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। और यदि आप ऑनलाइन फार्म को कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल पे या फोन पे नंबर मिल जाएगा, वहां से जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़िए। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे अथवा भाषाओं को सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट कर ही रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। ये था उद्धरण, ठीक है दोस्तों। ये था उद्धरण और गद्यांश था, और इसको पढ़कर अब जो है आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये अक्सर पूछता है दोस्तों कि शीर्षक क्या होगा। ऑप्शन ए है हिंदी भाषा के गुण दोष, बी है हिंदी भाषा, सी है हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप, और डी है हिंदी की सम्मिश्रण क्रिया, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिएगा दोस्तों। सजीव भाषा से तात्पर्य है विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से उद्भूत सम्मिश्रित भाषा, बी है ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा, सी है विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्दों को ग्रहण करके बनी नई भाषा, और डी है किसी भाषा को अपने विशुद्ध रूप में होना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सजीव भाषा से तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा, ठीक है। ये उदाहरण के ऊपर जो दिया हुआ था गद्यांश, उसके आधार पर आंसर बताया जा रहा है, और आपको भी बताना है उसी के आधार पर, ठीक है। चलिए हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है नए शब्द केवल अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से ही लिए जाएं, बी है हिंदी में बेमेल शब्द बिल्कुल न आ पाएं, सी है हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण्ण रहे, और डी है हिंदी पढ़ने में हिंदी ही लगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण्ण रहे, ठीक है। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। चलिए 4 नंबर देखिएगा दोस्तों। हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है, क्योंकि ऑप्शन ए है इससे हिंदी की केवल हानि ही नहीं लाभ ही लाभ है, बी है भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया साहित्योन्नति के लिए आवश्यक है, सी है भाषा की विशुद्धता का पक्षपाती भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है, और डी है इससे हिंदी की समृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इससे हिंदी की समृद्धि होती है, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा। गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है दान, बी है प्रकट, सी है मुक्त, और डी है दाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मुक्त। ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मुक्त, ठीक है। चलिए 6वां देखिएगा दोस्तों। सुधा, सुधा का शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है तृषा, बी है तृष्ण, सी है तृप्त, और डी है मृग तृष्णा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6वां का? इसका आंसर हो जाएगा सुधा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भूख, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? तृप्त अथवा संतुष्टि, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी तृप्त, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिएगा दोस्तों। 7 नंबर देखिएगा। लघिमा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है महिमा, बी है गुरुत्व, सी है लघुत्व, और डी है देवपमा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लघिमा का विलोम शब्द क्या होता है? महिमा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिमा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिएगा दोस्तों। निर्दय शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए है सह, बी है सहृदय, सी है सदय, डी है सभय।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सदय। ठीक है, निर्दय का सदय। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा, रिजु शब्द का विलोम क्या होगा। रिजु का ऑप्शन ए है वक्र, बी है तक्र, सी है सीधा, डी है विरल। तो रिजु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, वक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, वक्र। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए है अपेक्षा का उपेक्षा, बी है अग्रज का अनुज, सी है उन्नत का अवगत, डी है आदान का प्रदान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन्नत का अवगत। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उन्नत का अवगत। चलिए 11 नंबर देखिएगा, व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन ए 11, बी 22, सी 33 और डी है 16। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 16। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है विलोमवाची, बी है प्रतिविलोमवाची, सी है समानाभास और डी है समानार्थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या होता है पर्यायवाची का, कई बार बता चुके हैं व्याख्या में दोस्तों कि इसका अर्थ होता है समानार्थी, यानी उसी के समान अर्थ रखने वाला जिस शब्द को दिया गया हो। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 13 नंबर, कनक का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नहीं ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है स्वर्ण, कनक का पर्यायवाची स्वर्ण है, बी है कंचन, ये भी है, सी है हिरण्य, ये भी है, डी है कमल, यही नहीं है तो दोस्तों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कनक का पर्यायवाची कमल नहीं होता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है। इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है भारती, बी है शारदा, सी है वीणा पाड़ी, डी है हंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हंस। सरस्वती का पर्यायवाची हंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, हिमालय का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए है पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नागराज, बी है हिमाद्री, सी है हिमगर, डी है कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, यानी कर बिल्कुल सही आंसर है। अब सुनिएगा दोस्तों, इसके और भी कई ठो जो है पर्यायवाची हैं, जैसे पाड़ी, भुजा, हस्त इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का आपको चयन करना है। कैसे चयन कीजिएगा देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास डॉट 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 है। ऑप्शन ए है रहस्यवाद, बी है छायावाद, सी है रीतिवाद और डी है प्रयोगवाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रहस्यवाद। क्या हो जाएगा, रहस्यवाद, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का गुप्त विलास रहस्यवाद है। चलिए 17 नंबर देखिएगा, गायंती देवी कील गीत कानी धन्यास्तुते भूमि भागे। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें क्या भरा जाएगा। 17 का ऑप्शन ए है हिमालय, बी है हिंद, सी है भारत और डी है गंगम। तो इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों, इसमें भरा जाएगा भारत, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायंती देवा कील गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत भर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर देखिएगा, दुल्हनी दुल्हनी गाँव हूँ डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए मंगलचार, बी है अवतार, सी है सदाचार, डी है राशि विहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलचार, दुल्हनी गाँव हूँ मंगलचार। ठीक है, चलिए तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा, काहे रे डॉट 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 तू कुम्हलानी। ठीक है, ऑप्शन ए है नलिनी, बी है कमिलिनी, सी है नंदिनी और डी है बिलासिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नलिनी। क्या हो जाएगा, नलिनी। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा, सूरदास भगवान खाली स्थान के उपासक थे। ऑप्शन ए राम, बी विठल दास, सी कृष्ण, डी वामन। तो सूरदास किस भगवान के उपासक थे दोस्तों, तो कृष्ण भगवान के सूरदास उपासक थे। किस भगवान के, कृष्ण भगवान के। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा, महाभारत एक डॉट 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 खाली स्थान है। ऑप्शन ए महाकाव्य, बी गीति काव्य, सी चंपू काव्य और डी बृहद काव्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाकाव्य। क्या हो जाएगा, महाकाव्य। महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा, इच्छु का तद्भव क्या है। ऑप्शन ए इच्छुक, बी इष्ट, सी ईख और डी है इच्छा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ईख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव और तत्सम ये दोनों चीजें बता चुके हैं पहले भी। ठीक है दोस्तों, चलिए 23 नंबर देखिएगा दोस्तों, आम का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए है आम्र, बी है अम्ब, सी है रसाल, डी है कर्ण। ठीक है दोस्तों,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आम्र। ठीक है, रसाल शब्द आम का ही अनेकार्थी शब्द है। क्या है? अनेकार्थी शब्द। ठीक है दोस्तों, रसाल शब्द। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम का आम्र तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, कान का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण। ठीक है, यानी कर्ण जो है कान का तत्सम रूप है। चलिए 24 नंबर देखिएगा, इसमें तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन ए है क्लिष्ट, बी है कठोर, सी है कठिन, डी है मजबूत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लिष्ट। क्या हो जाएगा? क्लिष्ट। तत्सम शब्द कौन है इसमें? क्लिष्ट। चलिए 25 नंबर देखिएगा, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कठोर वार करना, बी है दोष लगाना, सी बर्बाद कर देना, डी है विपत्ति की आशंका होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बर्बाद कर देना। ठीक है, बर्बाद कर देना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिएगा, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनुभवी होना, बी वाक चतुर होना, सी मन की या रहस्य की बात समझ लेना, डी है प्रतिभाशाली होना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर बिल्कुल सही है, मन की या रहस्य की बात को समझ लेना, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देखिएगा दोस्तों, 27 नंबर, इसमें इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए है सात, बी है काला, सी है रावण, डी है खट्टा। ठीक है दोस्तों, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों सात, यानी ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 देखिएगा दोस्तों, कौन सा विशेषण नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन ए है शीतल, बी है सुंदर, सी है श्यामल और डी है मोहन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का? 28 का हो जाएगा मोहन जो है विशेषण नहीं है, बल्कि मोहन क्या है? एक नाम है। शीतल विशेषण है, श्यामल विशेषण है और सुंदर जो है विशेषण है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में कौन विशेषण है? ऑप्शन ए है अनुरक्त, बी है अनुशंसा, सी है अनुभव और डी है अणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 29 का? 29 का आंसर हो जाएगा अनुरक्त। कौन सा विशेषण है? अनुरक्त जो है एक विशेषण है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु, बी है ऋषिकेश, डी है अंतरराष्ट्रीय और डी है शारदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है अशुद्ध है, ये इस तरह लिखाता है दोस्तों ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋषिकेश। चलिए शुद्ध रूप बताना है इसमें से, दुर्निवार, दुनिवार, दुहनिवार और दुर्निवार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दुर्निवार, बिल्कुल सही आंसर है। शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? इसका हो जाएगा डी, यानी दुर्निवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकार। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 का? 32 का आंसर हो जाएगा अनधिकार। क्या हो जाएगा? अनाधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, चलिए 33 देखिएगा दोस्तों, 33 देखिएगा, शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। तो इसमें सही वाक्य कौन सा है? इसका सही वाक्य है बी, यानी वह आदमी गरीब था, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। चलिए 34 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए है यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, बी है यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, सी है ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है और डी है ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा, निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान करना है। कोई महान है, महान के बाद आगे देखना है, देश जिस समय संक्रांति कालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, प्रविष्टियां दृष्टिगोचर होती है और वह है उस समय तक वहां की विचारधारा में प्रमुख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35 का? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले यह रहेगा, यानी कोई महान देश जिस समय संक्रांति कालिक, इसके बाद स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, इसके बाद उस समय वहां की विचारधारा में प्रमुख प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, हम आपस में दंगे फसाद में सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अधूरे काम को पूरा करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 का आंसर हो जाएगा बी, य र ल व। ठीक है, य र ल व। ठीक है, एक लाइन से लिख देंगे, सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिएगा दोस्तों, सतत क्रमशील मानव जीवन के बीच त्योहार कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर
परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का? 37 का आंसर हो जाएगा ए, य र ल व, यानी शुरू से लेकर अंत तक लाइन से लिख दीजिए, सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर दोस्तों, देखिएगा 38 नंबर देखिए दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी है द्वंद्व, डी है अव्ययी भाव समास। तो देखिए जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, ठीक है दोस्तों, और समासिक पद अव्यय हो जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यथाशक्ति में यही स्थिति है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान है यथा, इसके बाद शक्ति है, ठीक है, और बीच में जो है समासिक पद अव्यय है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिएगा, दशानन में कौन सा समास है? देखिएगा दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, बी है द्विगु, सी है द्वंद्व और डी है कर्मधारय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दशानन का अर्थ होता है 10 मुंह वाला, यानी रावण। यह कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिएगा दोस्तों, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, बी है दीर्घ संधि, डी है गुण संधि और डी है अयादि संधि। इति धन आदि यानी इत्यादि, इसमें जो है यण संधि है, ई धन आ बराबर या, ठीक है दोस्तों, तो यह कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि। चलिए 41 नंबर देखिएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सदाचार। थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, सदाचार का संधि विच्छेद सत धन आचार होगा, ठीक है, यह एक व्यंजन संधि है। अब देखिए सदैव क्या हो जाएगा? सदा धन एव, आ धन ए यानी अय, यानी यह क्या है? वृद्धि संधि, ठीक है। मनः धन रथ, मनोरथ, ठीक है, यह जो है निर्धन गुण, निर्गुण, ये सारे कौन सा संधि है? निर्गुण और मनोरथ जो है व्यंजन संधि है। सदैव जो है वृद्धि संधि है, तो सॉरी विसर्ग संधि, निर्गुण और मनोरथ जो है विसर्ग संधि है, सदैव जो है विधि संधि है, और सदाचार जो है व्यंजन संधि है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक, बी है अति धन अधिक, सी है अति धन अधिक, डी है अत्यधिक धन क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अति धन अधिक, ठीक है, ई धन अ बराबर य, अत्यधिक, ठीक है दोस्तों। यह भी एक क्या है? यण संधि है, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिएगा दोस्तों, किस युग में हिंदी की गद्य विद्या को नया स्वरूप मिला था? ऑप्शन ए भारतेंदु, बी है द्विवेदी, सी है छायावादी, डी है आधुनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतेंदु काल में जो है नया स्वरूप मिला था हिंदी को, गद्य विद्या का नया स्वरूप मिला था, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 देखिएगा दोस्तों, मीरा की कविताएं किस विद्या से संबंधित है? ऑप्शन ए है भक्ति धारा, बी है ज्ञान धारा, सी है कर्म मार्गी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीरा की कविताएं भक्ति धारा से संबंधित है दोस्तों, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 देखिएगा दोस्तों, निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, बी वियोग श्रृंगार, डी है सी है वात्सल्य रस और डी है भयानक रस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वियोग श्रृंगार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर नायक और नायिका का वियोग होता है वह वहाँ पर वियोगावस्था का विवरण होता है, ठीक है, और इसे ही वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 46 देखिएगा, अब लौ नसानी अब न नैसहो में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है करुण, बी है शांत, सी है वात्सल्य और डी है भयानक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शांत रस। क्या हो जाएगा? शांत रस। कैसे शांत रस हो जाएगा देख लीजिए दोस्तों, जीव को सत्य का ज्ञान होता है जो जागतिक प्रपंचों से हटकर प्रभु की शरण लेता है, ठीक है, यह जो है शांति के प्रकाट प्रकोष्ठ का प्रवेश करता है, तो यह भाव जो है शांति रस की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या है? शांति रस है। चलिए 47 नंबर देखिएगा दोस्तों, तो 47 देखिएगा दोस्तों, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 11, बी है 10, सी है 9 और डी है 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी में काव्य रसों की संख्या 9 बताई गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए 48 नंबर देखिएगा, अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 4 और डी है 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दो ठो कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। अर्था अलंकार के भी भेद होते हैं, उभया अलंकार वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, चलिए 49 नंबर देखिएगा। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, ना ही विकास, यही काल में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, बी है श्लेष, सी है अन्योक्ति, डी है रूपक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार। 50 देखिएगा। कामायनी किसकी प्रमुख रचना है? ऑप्शन ए है पुष्पदंत, बी है पंत, सी है मलुकदास, डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। ठीक है, चलिए 51 नंबर। अब जीएसजी के आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा। इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? ऑप्शन ए है धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धारा 10। यानी कि इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है, धारा 10। चलिए 52 नंबर देखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है सोवियत संघ, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है चाइना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सोवियत संघ रूस से जो है मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए 53 देखिएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 2, बी है धारा 3, सी है धारा 4 और डी है धारा 5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 3। धारा 3 इसका सबसे सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 54 नंबर देखिएगा। भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए है कानपुर, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है आगरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिम बंगाल में कागज के सबसे अधिक कारखाने स्थित हैं। चलिए 55 नंबर देखिएगा दोस्तों। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है रावलपिंडी, सी है लाहौर, डी है पेशावर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर देखिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों के लिए किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान है? ऑप्शन ए है धारा 151, बी है धारा 161, सी है धारा 165, डी है धारा 197। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धारा 151। धारा 151 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देखिएगा दोस्तों। क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मोबाइल फोन से साइबर लॉ में जो है मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। 58 देखिएगा। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पंतनगर, बी है कानपुर, सी है लुधियाना, डी है पुडुचेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 58 का? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पुडुचेरी जो है भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। चलिए 59 नंबर देखिएगा। ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10 मीटर से ऊपर, बी है 10 मीटर से 20 मीटर से ऊपर, सी है 25 मीटर से ऊपर और डी है 30 मीटर से ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज जो है 30 मीटर से ऊपर होती है। चलिए 60 नंबर देखिएगा दोस्तों। आस्टिलाइगोट्रिटिसी क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस और डी है रोगाणु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोगाणु। क्या हो जाएगा? रोगाणु। चलिए 51 नंबर देखिएगा। कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए है कागज, बी है डीडीटी, सी है एल्युमिनियम और डी है प्लास्टिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कागज। कागज जो है जैव निम्नकरणीय है। ठीक है, कागज। चलिए 62 नंबर देखिएगा दोस्तों। फ्रक्टोज होता है? ऑप्शन ए फलों की सुगंध, बी है फूलों की सुगंध, सी है फलों का मीठापन, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या होता है दोस्तों? फ्रक्टोज होता है फलों का मीठापन। क्या होता है? फलों का मीठापन। चलिए 63 देखिएगा। लाख किससे बनाई जाती है? लाख किससे बनाई जाती है? ऑप्शन एक पेड़ से, बी है एक कीट से, सी है एक बिल्ली से, डी है एक कस्तूरी उंदूर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का? इसका आंसर हो जाएगा एक कीट से जो है लाख बनाई जाती है। चलिए 64 नंबर देखिएगा। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए है यूकोलिप्टस, बी है टेरिकार्पस, सी है पॉलीएल्थिया, डी है रेडवुड। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है दोस्तों? रेडवुड। ठीक है, रेडवुड जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। चलिए देखिएगा 65 नंबर।
कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 19 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 वर्ष। क्या दोस्तों? 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है लुप्त रूपों के साथ, बी है अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, सी है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ और डी है समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए है बंजर भूमि, बी है उपजाऊ भूमि, सी है दोनों प्रकार की भूमि और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंजर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 देखिएगा, भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी जम्मू कश्मीर और डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 69 देखिएगा दोस्तों, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए है बालों में, बी है उंगली के नाखूनों में, सी है हाथों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उंगली के नाखूनों में जो है कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। उंगली के नाखूनों में कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, रॉबर्ट कोच ने किनके रोगाणुओं की खोज की थी? ऑप्शन ए है हैजा, बी है टाइफाइड, सी है मलेरिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैजा, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का 70 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे और साथ में ही मैथ और रीजनिंग के लिए अलग व्यवस्था। आप लोग कई दिनों से कह रहे थे कि सर मैथ रीजनिंग का व्यवस्था कीजिए, तो मैंने कर दिया है। तो आप लोग यदि चाहते हैं तो उसमें ज्वाइन होइए, नहीं चाहते हैं तो नहीं ज्वाइन होइए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि सभी लोग ज्वाइन हो। बाकी आपका जो ये वीडियो है और इसका पीडीएफ जो आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक में मिलता है, ये हमेशा मिलते रहेगा, चाहे आप उसमें ज्वाइन रहें या ना रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए, अच्छे से रहिए और कोरोना से बिल्कुल बचे रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।